नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी पेपर 7 में। आज फिर हम अग्निवीर सैंपल पेपर 7 के 50 धमाकेदार क्वेश्चन जो हैं उनको करने जा रहे हैं। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी सीरीज जो है ये हमने सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसमें आर्मी अग्निवीर सैंपल पेपर से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें सारे सैंपल पेपर जो है वो किए जाएंगे। इसमें मैं कुल 30 सैंपल पेपर जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सैंपल पेपर एक से एक जबरदस्त सैंपल पेपर बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे बनाया गया है। आज का जो हमारा ये पेपर है इसमें मैंने करंट के क्वेश्चन भी जो है वो ऐड किए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, करंट से क्वेश्चन होने वाला है भाई साहब। पहला क्वेश्चन है कि मई 2026 तक प्राप्त भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो भाई साहब, वर्तमान राष्ट्रपति भारत के कौन हैं? ये हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जो है की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। कौन सी राष्ट्रपति हैं? 15वीं राष्ट्रपति हैं भाई साहब। ठीक है, 15वीं राष्ट्रपति जो हैं ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ये आपको याद रखना है, पहली आदिवासी हैं भाइयों। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं इससे रिलेटेड जो आपको करा रहा हूं, इन्होंने जो द्रौपदी मुर्मू हैं 2022 में राष्ट्रपति पद की जो है वो शपथ ली थी। ठीक है, पद की शपथ ये लेती हैं जुलाई 2022 में। ठीक है भाइयों, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो राष्ट्रपति ये क्या होता है? भारत का यानी कि देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख इसको कहा जाता है। संवैधानिक प्रमुख होता है भारत का। ठीक है, और पांचवा, राष्ट्रपति क्या होता है? सुप्रीम कमांडर होता है तीनों सेनाओं का। ठीक है, राष्ट्रपति कौन कमांडर होता है? तीनों सेनाओं का। तो सुप्रीम कमांडर होता है ये तीनों सेनाओं का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि तीन कमांडर किसे कहा जाता है? आपको बताना है। राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। ठीक है भाइयों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कि जो राष्ट्रपति भवन है वो कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन आप इंडिया गेट के बिल्कुल सामने देखोगे, वो राष्ट्रपति भवन ही है। कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहां पर है? नई भवन आपका स्थित है। क्लियर है भाइयों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी करंट का क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन है, में रहा चंद्रयान 3 मिशन किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया था? ठीक है भाइयों, करंट का क्वेश्चन है। तो जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अब देखिए, इसरो जो है ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस रिलेटेड जितने भी आप, ठीक है, तो इसरो से रिलेटेड कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। उन सारों को हम यहां पे देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि इसका पूरा नाम क्या है? इसका, तो इसरो का पूरा नाम है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है वो पूरा नाम है भाइयों। ठीक है, ISRO, इसरो, इसीलिए इसको इसरो कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसरो जो है इसरो इसरो की स्थापना, इसरो की स्थापना कब होती है? इसरो की स्थापना जो है वो कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है आपके 15 अगस्त
1969 को, 15 अगस्त 1969 को इस होती है। तीसरा क्वेश्चन जनरेट होता है कि इसरो की स्थापना किसने की? इसरो की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई या किसने की? ठीक है, किसने की? जो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, जो डॉक्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना जो है वो की जाती है। विक्रम साराभाई को जो है वो आपका भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है भाई साहब। इसीलिए कहा जाता है भाई ने किसकी स्थापना की थी? इसरो की स्थापना की थी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इससे जनरेट होता है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में इसका जो है वो हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है भाइयों, ये इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। एक और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है, इसका जो मेन लॉन्चिंग पैड इसका है वो कहां पर है? मेन लॉन्चिंग पैड ये है आपका श्रीहरिकोटा में। कहां पर है? श्रीहरिकोटा में। नाम है इसका सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है उसका नाम है, और वो कहां पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में। ठीक है, श्रीहरिकोटा से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है ये पेपर में आ सकते हैं आपके, इसीलिए मैंने ये आपको करा दिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन ये भी करंट का क्वेश्चन है भाई साहब। आपके पेपर में 2 से 3 और 4 क्वेश्चन करंट के आ सकते हैं। पक्के पक्के आपके 2 से 4 क्वेश्चन करंट के आपके पेपर में बैठे मिलेंगे। तो करंट क्वेश्चन इस पेपर में करंट के मैंने डाले हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन डाले हैं। मई 2026 तक भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन हैं? तो भाई साहब वर्तमान गृह मंत्री जो हैं भारत के वो हैं अमित शाह। जो हैं भारत के अभी प्रेजेंट में वर्तमान में गृह मंत्री हैं। ठीक है, अब जो अमित शाह हैं ये अगर हम बात करें तो गुजरात से जुड़े हुए हैं। ठीक है, गुजरात लीडर थे और ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के महत्वपूर्ण लीडर हैं और अभी प्रेजेंट में गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे अच्छा ये बताना है। ठीक है भाइयों, इनके बारे में भी बता देते हैं। तो मैं बात करूं अगर ऑप्शंस की, तो इसका गृह मंत्री तो अमित शाह हो गया। राजनाथ सिंह जो हैं ये अभी कौन है? रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के। ठीक है, अगर हम बात करें एस जयशंकर की तो ये आपके विदेश मंत्री हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है पेपर में वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हैं। और नितिन गडकरी साहब जो हैं ये भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है भाइयों, तो ये इनके मैंने आपको कि कौन कौन से मंत्रालय इसके अंदर हैं वो मैंने बता दिए। जैसे राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री हैं, एस जयशंकर आपके विदेश मंत्री हैं और नितिन गडकरी साहब आपके सड़क मंत्री हैं। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, अभी मैंने सारे जो हैं इसके करा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद निम्नलिखित में से किसने अपना दर्द और क्रोध व्यक्त करने के लिए नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दी थी भाई साहब? ठीक है, जो है वो त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद। तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति थे, हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को एक हत्याकांड जो है वो होता है। इसके बाद जो है
आपने रविंद्रनाथ टैगोर, इनके पास उपाधि थी नाइटहुड की, वो उपाधि इन्होंने लौटा दी थी। इन्होंने बोला मुझे उपाधि नहीं चाहिए भाइयों, क्योंकि तुम हमारे ही लोगों पर अत्याचार कर रहे हो, हमें वो बिल्कुल भी। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे भाइयों, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, नोबल प्राइज प्राप्त करने वाले भाई साहब, ठीक है, नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विकसित की थी? ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड जो थे, इन्होंने भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था इनमें से जो है वो विकसित की थी? तो भाई साहब इन्होंने विकसित कौन सी की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन 3 यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ये मुख्य रूप से मद्रास और में जो है ये लागू की गई थी। मद्रास और बॉम्बे क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, लागू की गई थी। ठीक है, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ये आपके मद्रास और बंबई क्षेत्र में लागू की गई थी। इसमें जो है किसान सीधे सरकार को कर देता था, ये एक ऐसी व्यवस्था थी। जो थे उन्होंने इसको जो है वो आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। ऐतिहासिक नगर नागार्जुन कोंडा की जलमग्न हिस्सा है। तो भाई साहब अगर नागार्जुन कोंडा की बात करें तो यह है आपका नलमल्ला पर्वत श्रृंखला का आपका जलमग्न हिस्सा है। किसका? पर्वत श्रृंखला का। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाइयों, ये कहां पर स्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में उपस्थित है आपका ये है नालामल्ला पर्वत श्रृंखला, आंध्र प्रदेश में आपका स्थित है। इसका जो नाम है वो जो बौद्ध धर्म के एक विद्वान हुए थे नागार्जुन, का नाम जो है वो रखा गया है नागार्जुन कोंडा। क्लियर है? और ये जो क्षेत्र है ये किस नदी के किनारे है? अगर नदी की बात करें तो कृष्णा नदी के ये किनारे है। किस नदी के किनारे ये जो क्षेत्र है ये उपस्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिलवाड़ा जैन मंदिर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है आपका। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। कहां पर है? माउंट आबू में। माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है भाइयों, दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? राजस्थान के माउंट आबू में। यह करें तो संगमरमर की उत्कृष्ट नक्काशी के लिए ये प्रसिद्ध जो है वो माना जाता है। और इसका निर्माण जो है वो किया गया था 11वीं से 13वीं सदी के बीच में किया गया था। ठीक है, 11वीं से 13वीं सदी के बीच जो है इसका जो है वो निर्माण कार्य किया गया था दिलवाड़ा जैन मंदिर का। ठीक है, जैनों का ये एक मंदिर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से क्या बिहार राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में क्या स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है। की पहाड़ी गुफाएं, ये नहीं है। एलोरा की पहाड़ी गुफाएं, ये भी नहीं है। एलिफेंटा की पहाड़ी गुफाएं, ये भी नहीं है। बराबर की पहाड़ी गुफाएं, ये हैं। ठीक है, तो बिहार में कौन है वो उपस्थित हैं भाइयों। और अगर बात करें अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की पहाड़ी गुफाओं की, तो ये तीनों कहां पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, ये कहां पर स्थित हैं?
महाराष्ट्र में आपके स्थित हैं। अजंता की गुफाएं, एलोरा और एलिफेंटा, तीनों गुफाएं कहां पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, गोदावरी नदी का मुहाना जहां ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मुहाना कहते हैं जहां पे कोई में या किसी खाड़ी में गिरती है उसको मुहाना कहते हैं। ठीक है, तो गोदावरी नदी का जो मुहाना है जहां ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो देखिए आंध्र प्रदेश में जाकर आपके किस में गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में गिरती है। ठीक है भाइयों, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में। अब जो ये गोदावरी नदी है, जो गोदावरी रिवर है, इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट ये है, जो गोदावरी है वो भारत की दूसरी सबसे गोदावरी नदी है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है आपकी गंगा। कितनी लंबी? मीटर। और दूसरी की अगर बात करें तो गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरा फैक्ट है जो इससे जुड़ा हुआ है, वो है कि गोदावरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को जाना जाता है दक्षिण गंगा के नाम से। किससे जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। गोदावरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना, नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह जो नदी है यह भी किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जो है ये गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती। कहां पर गिरती है? आंध्र प्रदेश में गिरती है जाके। क्लियर है भाइयों? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। जब क्वेश्चन चलते रहता है भाइयों, ऐसा लगता है पूरे फैक्ट्स जो हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड इसी में करा दें, लेकिन टाइम की कमी को देखते हुए हमें जो है अपने आप की भावनाओं को रोकना पड़ता है। मैं करा रहा हूं, ये मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो देखिए, सह्याद्री की अगर बात करें तो ये नहीं है। ठीक है, पीर पंजाल बिल्कुल है, पर्वत श्रृंखला उसका भाग है। शिवालिक भी किसका है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है। और लद्दाख पर्वत श्रृंखला भी हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। अगर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है तो किसका है? तो ये है भाई साहब आपके वेस्टर्न घाट, जिसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं ना, घाट का हिस्सा है। वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, यानी कि पश्चिमी घाट पर ये स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर ये स्थित है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। भारतीय जनगणना 2011 खालिस्तान का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। भाई साहब, घनत्व की बात की है यहां पे। जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम किस राज्य में है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना, तो यहां का जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपका 17 व्यक्ति
प्रति 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति हैं। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो यहीं पे है। दूसरा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? बताइए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताइए कौन सी है? यह है आपकी ईटानगर। कौन सी है? इसकी राजधानी है भाई साहब। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करके रखना। राजधानी तो रट लो सभी राज्यों की, राजधानी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याकार है? अब ऑप्शन दिए हुए हैं, कानून मंत्रालय नहीं है, न्यायपालिका हाँ है, जुडिशरी वो भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, इंटरप्रेटर है। कहने का मतलब है जो न्यायपालिका होती है वो संविधान की रक्षा करती है भाई साहब। न्यायपालिका क्या करती है? हमारी है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। ये क्या करती है? संविधान की रक्षा करती है। संविधान की रक्षा कौन करती है? न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका में क्या होता है? आपका सुप्रीम कोर्ट आ गया और आपके सारे हाई कोर्ट आ गए। ठीक है, ये क्या हो गए? ये आपके न्यायपालिका। अगर मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट की, तो ये अंतिम व्याख्याकार है। ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये जो है वो अंतिम व्याख्याकार है। कौन? सुप्रीम। ऑप्शन में अगर सुप्रीम कोर्ट मिल जाता है तो आप उसको सही करके आएंगे। सुप्रीम कोर्ट मिल जाए या आपको न्यायपालिका मिल जाए, दोनों ही उत्तर इसके सही हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है ये कहां पर स्थित है? आपका नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लोकप्रिय रूप से भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भाई साहब, भारतीय संविधान का जो जनक है वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भी इनको कहा जाता है, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो भी आप कह सकते हो, इनका पूरा नाम। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक जो है वो माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए, जो ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको बोलते हैं मसौदा समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी, या मैं बोल दूं मसौदा समिति। मसौदा समिति, ये जो मसौदा समिति थी संविधान का, ठीक है, ये आप याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। संविधान का अंतिम ड्राफ्ट जो है, जो अंतिम मसौदा है, वो इसी ने तैयार किया था। वो इसी ने तैयार किया था भाइयों। ठीक है, इसने तैयार किया था। किसने? आपके मसौदा समिति ने। और इस मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे आपके, वो लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जो है वो जाना जाता है। ठीक है भाइयों, अब क्योंकि संविधान की बात यहां पे हो रही है तो इससे जुड़े हुए मैं फैक्ट कि संविधान को कब अपनाया गया? संविधान को कब अपनाया गया? पहला क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या तो ये अपनाया गया आपका 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। इसी दिन जो है वो संविधान दिवस जो है। दूसरा है, संविधान को लागू कब किया गया? संविधान को पूर्ण रूप से, ये क्वेश्चन आता है, पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? लागू किया गया, तो पूर्ण रूप से लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950
को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और इसीलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसी दिन मनाते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। लेकिन क्वेश्चन अगर दिवस कब मनाते हैं तो आप 26 नवंबर जो है वो सही करके आएंगे। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में नालायक गणतंत्र दिवस को बोल देते हैं 26 जनवरी, 26 जनवरी, लेकिन जो संविधान दिवस है वो वास्तव में क्या है, 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर को जो है संविधान उसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि 2023 का पूछा गया है, हम इसको करेंगे फरवरी दो। जानकारी के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष कौन हैं? तो 2023 के हिसाब से वो पूछ रहा है, तो वो है आपकी पीटी ऊषा। और पीटी ऊषा का जो पूरा नाम है वो है आपका पिलावुल कंडित तेक्केपरम्बिल ऊषा। ठीक है, और इनका शॉर्ट, ऐसा नाम तो इतना बड़ा है कि लेने वाला भी कंफ्यूज हो जाए कि क्या पढ़ूं भाई इसको। ठीक है, तो पीटी ऊषा जो है वो थी आपके भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष 23 के अनुसार, वहां तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। अब बात आ जाती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसी को बोलते हैं भारत ओलंपिक संघ, कि भाई आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब होती है बताइए? इसकी स्थापना होती है 1927 को। कब होती है? 1927 को इस है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। और ये करता क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये भारत में ओलंपिक खेलों का जो है वो संचालन जो है वो करता है भाइयों। क्लियर है? और अगर ये पूछा जाए, अगर यही क्वेश्चन अब भी आ जाए पेपर में कि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो अभी भी कौन है? पीटी ऊषा ही है। और भाई साहब एक और क्वेश्चन बनता है, जो पीटी ऊषा है ना, ये पहली भारतीय महिला हैं जो आई, ठीक है, पहली महिलाएं हैं ये। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था 90-95 साल का, जब से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बना, इनके जो अध्यक्ष हैं वो पुरुष ही रहे हैं। ये पहली महिलाएं हैं जो एसोसिएशन की जो है अध्यक्ष वो बनी हैं भाइयों। ठीक है, अगर मैं पीटी ऊषा की बात करूं तो एशियाई खेलों में भारत के लिए इन्होंने करीब 4 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 15, कि जब भारत ने पहली बार 1983 में एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट का फाइनल जीता था, ठीक है, तो पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? भाई साहब क्या क्वेश्चन है। ठीक है, 1983 में जब भारत ने पहला वनडे क्रिकेट का जो भारतीय पुरुष टीम के जो कप्तान थे, कैप्टन थे, वो कौन थे? वो थे आपके कपिल देव जी। कौन थे? कपिल देव। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हुआ था ना 1983 में, उसमें भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था। भारत ने किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को हराकर भाई साहब यहां पे वर्ल्ड कप अपने नाम किया, हराया था, और इसको हराकर ही वर्ल्ड कप जो है अपने नाम किया था। कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित में से किस अवस्था में पदार्थ के कणों के विसरण की दर, ठीक है, डिफ्यूजन, विसरण की दर जो है वो सबसे अधिक किस में होती है? तो भाई उसमें होगी जिसमें जो कण है वो बहुत दूर दूर होंगे, है ना। किस अवस्था में? अब वो मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस होती हैं, है ना। अब उन अवस्थाओं में से हमें बताना है कि कणों के विसरण की दर बहुत अधिक होती है भाइयों। ठीक है,
विशरण है, जो डिफ्यूजन है, वो सबसे ज्यादा उसमें होगा जिसके कण सबसे ज्यादा दूर होंगे, और सबसे ज्यादा दूर किसके कण होते हैं? वो होते हैं गैस के। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम की आपकी ठोस में, ठीक है, वो किस में होगी? ठोस में होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कण है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही टाइटली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, इसका आप एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हो। इन्होंने पूछा है ना कि भाई पदार्थ के कणों का विशरण, विशरण का मतलब है फैलाव। हम जैसे परफ्यूम लगाते हैं अपनी बॉडी में, है ना, परफ्यूम हम लगाते हैं, तो परफ्यूम की जो महक है, जो सुगंध है, वो पूरे कमरे में फैल जाती है ना। या आप कहीं से निकल, क्यों? क्योंकि वो क्या है? वो गैस ही है ना। तो गैस के कणों में जो है वो विसरण की दर जो है वो सबसे अधिक होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाइयों। क्लियर है ना यहां तक? रियल लाइफ एग्जाम है कि बच्चा जल्दी समझ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊष्मा स्थानांतरण से संबंधित नहीं है? ऊष्मा नहीं है। तो देखिए, ऊष्मा के अगर स्थानांतरण की बात करूं तो उसकी 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो कंडक्शन है, जिसको चालन कहते हैं। प्रभाग, कवच बोला हुआ, इसको बोलते हैं। तो ये है एक तो। दूसरा आपका विकिरण भी है, और तीसरा आपका संवहन है। इन 3 तरीकों से, 3 विधियों से जो है वो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, दूसरी जगह पर पहुंचती है। तो इसका जो उत्तर है वो विशिरण हो जाएगा, क्योंकि विशिरण नहीं है, ठीक है। ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो विशिरण विशिरण इससे संबंधित नहीं। ऑप्शन तीनों ऊष्मा के स्थानांतरण से हैं, इसलिए मैं आपको यहां पे जो है 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं। जो चालन है, चालन से ऊष्मा का संचालन होता है, ठोसों में होता है, मतलब सॉलिड में होता है, ठीक है। क्योंकि सॉलिड में क्या है, कण एक दूसरे से बहुत पास पास होते हैं और बाउंडेड होते हैं, इसलिए चालन से जो है वो ऊष्मा का उसके बाद कन्वेक्शन, इससे होता है संवहन से आपका द्रव्य, द्रव्य माने कि लिक्विड, और लिक्विड और गैस, गैसेस में किससे होता है? आपका कन्वेंशन, ठीक है। कन्वेंशन मतलब संवहन से। और और अगर मैं बात करूं विकिरण की, तो ये होता है निर्वात में। विकिरण से ऊष्मा का स्थानांतरण किससे होता है? निर्वात से। अब रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल कैसे लोगे आप? पहले एक चम्मच है, मान लो एक चम्मच का सिरा आपने स्टोव पे रख दिया, तो चम्मच जो है धीरे धीरे आपके जहां से आपने उंगली पकड़ी हुई है वहां तक आप उसको गर्म कर देगी, और उसी को बोलते हैं चालन, उसी को, ठीक है। अब पानी को आप गर्म करोगे, धीरे 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 है पानी जो है उसमें क्या होगा? संवहन होगा, ठीक है। धीरे धीरे वो किस में बदलेगा? आपके जो पानी है, जो गर्म पानी है, वो ऐसे ही, इसी को बोलते हैं संवहन। अब जो विकिरण है ये निर्वात में होता है। इसमें क्या होता है? जो सूर्य की ऊष्मा है, ठीक है, सूर्य की ऊष्मा जो है वो पृथ्वी तक इसी आपके इसी स्थानांतरण से आती है। किससे? विकिरण से ही आती है, ठीक है, विकिरण से ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ग्राम मिलीमीटर खालिस्तान को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई है। ग्राम मिलीमीटर की बात की है, तो ग्राम मिलीमीटर किसकी? डेंसिटी, जिसको हम घनत्व कहते हैं, इसकी इकाई है, ठीक है। इसकी इकाई क्या है? ग्राम मिलीमीटर है। त्वरण की अगर बात करूं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। वेट की अगर मैं बात करूं, आयतन की बात करूं, तो आपका क्या है? तो इसका क्यूबिक मीटर है। क्या है? क्यूबिक मीटर है। और डेंसिटी का क्या है? ग्राम पर लीटर, ग्राम पर मिलीलीटर जो है वो किसका है? घनत्व का है। क्लियर है भाइयों?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। डेसिबल का उपयोग ध्वनि तरंगों के खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है। जो डेसिबल है, डेसिबल किसकी यूनिट है? तो डेसिबल है आपकी लाउडनेस की, बलता की यूनिट जो है वो है आपकी डेसिबल। ठीक है, डेसिबल, इसको हम साउंड भी बोलते हैं या लाउडनेस बोल सकते हैं। ठीक है, साउंड मतलब ध्वनि की जो आपकी यूनिट है वो डेसिबल है। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन को कौन? तो भाई साहब आपने इंद्रधनुष बनता हुआ देखा होगा, जो रेनबो है उसको बनता हुआ आपने देखा होगा, वही प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि डिस्पर्जन को दिखाने का सबसे, ठीक है, इंद्रधनुष जो है वो सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन से बनता है, डिस्पर्जन से बनता है। ठीक है, वो जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, इंद्रधनुष बनने के लिए चाहिए क्या? देखिए, जब बात तो सूर्य की किरण जो है जब बूंदों पे पड़ती हैं, तो बूंद उस किरण को 7 भागों में बांट देती है, 7 रंगों में बांट देती है, जिसका नाम जो है वो होता है विबग्योर, जिसका नाम होता का नाम। ठीक है, और इन विबग्योर से 7 कलरों से क्या बनता है? आपका इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तरल अवस्था में विद्युत का कुचालक है? अच्छा है, तरल अवस्था में विद्युत का कुचालक है। ठीक है, तो आपका जो डिस्टिल वाटर है ना, आसुत जल जो होता है, डिस्टिल वाटर जो होता है, क्योंकि इसमें अशुद्धियां नहीं होती, अशुद्ध को एक जगह से दूसरी जगह पास करने के लिए इसमें कुछ होता नहीं है, इसीलिए विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत विद्युत को सुपर कंडक्टर होता है भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी का। कौन? डिस्टिल वाटर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नीले लिटमस या लाल लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता? एक ऐसा पदार्थ बताइए, ना तो नील और ना लाल लिटमस का कलर बदलेगा। वो कौन सा पदार्थ है? तो वो आपका देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये आपका नीले को लाल में बदल देता है, ये नहीं। क्लोराइड, ये नमक है। ठीक है, ये क्या है? नमक है, साल्ट है। तो साल्ट जो होता है वो ना तो नीले को लाल में बदलता, ना लाल को नीले में बदलता, जो जैसा होता है उसको भाइयों। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यही जो है एक अकेला इसमें साल्ट है। ठीक है, जो कि क्या होता है? न्यूट्रल होता है और ना वो बेस होता है। ठीक है, अब विनेगर की बात करूं, ये क्या होता है? एसिडिक होता है नेचर में। एसिडिक होगा तो नीले को क्या कर देगा? लाल। तो ये भी नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, ये लाल को क्या कर देगा? नीला। तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है? तो क्या होगा आपका? सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका साल्ट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की तरफ। नींबू और संतरों के फलों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू और संतरों की बात हो रही है यहां पे, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सीट्रिक एसिड पाया, सीट्रिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीट्रिक एसिड यानी कि सीट्रिक अम्ल जो है वो खट्टे फलों में, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, सब में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे।
जो ये हैं, ये मैंने सारे जो आपके जाता है, ये मैंने आपको पूरे एक वीडियो के माध्यम से पूरे बता दिए, उसको आप देख लेना भाई साहब, चैनल पे पड़ी हुई है वो वीडियो। और इसके लिए मैं एक शॉर्ट भी बना के डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24, रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, एक मैग्नीशियम का रिबन है, उसको ऑक्सीजन में जलाया जाता है, तो निर्मित राख में खालिस्तान होता है। ठीक है, उसको किस में जलाया जाएगा? ऑक्सीजन में जलाया जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई साहब? मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा, है ना? क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, है ना? जब ऑक्सीजन के, तो क्या बनेगा? MgO2 ही बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्लोराइड तो बनेगा नहीं क्योंकि क्लोरीन नहीं है, कार्बोनेट नहीं बनेगा, सल्फेट नहीं बनेगा, सल्फर नहीं है। ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो ऑक्साइड ही बनेगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं। और ये कौन सी अभिक्रिया है, ये भी बताइए। यह संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया इसको बोलते हैं। टेस्ट में कराया था। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो चीजें मिलकर एक चीज बनाती है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसका अगर उल्टा करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? विघटन अभिक्रिया। क्या बन जाएगी? विघटन अभिक्रिया। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी रसायन विज्ञान से आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई NaOH और HCOOH के बीच अभिक्रिया के प्रकार को खाली बताइए, कौन सी अभिक्रिया कहा जाएगा? इसको कहा जाता है उदासीनीकरण। क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण इसको कहा जाएगा। ऑप्शन 3 यहां पे करेक्ट हो जाए, क्रिया है ये। अब कई बच्चों के मन में ऐसी अभिक्रियाओं को कैसे पता लगाएं कि ये कौन सी अभिक्रिया है ना? तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो आपका NaOH है, NaOH क्या है? यानी कि क्षार है। और HCOOH ये क्या है? ये आपका अम्ल है। और जब भी अम्ल और क्षार एक दूसरे से मिलते हैं और अभिक्रिया करते हैं, तो वो जो अभिक्रिया होती है न्यूट्रल बन जाती है। क्या बन जाती है? न्यूट्रल। यानी कि उसमें कोई भी जो पदार्थ है वो निकलते हैं आपका साल्ट और वाटर, नमक और पानी उसमें से निकलते, तो अभिक्रिया है वो उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया बन जाती है। ठीक है, तो इसमें एक क्षार है और एक अम्ल है, इसलिए ये क्या है? आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्वेश्चन चलते हैं 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, रोग दाद, रिंगवॉर्म जिसे बोलते हैं, खालिस्तान वॉर्म है, दाद आपने देखा होगा, वो किसके कारण होता है? वो होता है आपका फंगस के कारण, कवक के कारण। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फंगस के कारण ही जो रिंगवॉर्म है, जो दाद है, इसको फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। स्किन पर जो है वो गोल लाल चकते जो हैं वो बन जाते हैं, और स्किन स्पेशलिस्ट को इसको दिखाना पड़ता है भाइयों। ठीक है, ये कैसे हो? व्यक्ति होता है, मतलब संक्रमित व्यक्ति जो होता है, जो ये इन्फेक्शन होता है ना, स्किन इन्फेक्शन, ये एक दूसरे से फैलता है भाई साहब। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति के संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, शरीर में जो नमी है या गंदगी है, उसके कारण भी जो फंगल इन्फेक्शन है वो बढ़ता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। बोलता है निर्जीव वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने बोला है सही नहीं है, कौन सा? पहला कथन देख लेते हैं, जो निर्जीव वस्तु है श्वसन करती हैं। भाई साहब पहला ही गलत है, तो ऑप्शन ए की ठीक हो जाएगा। निर्जीव व्यक्ति वस्तुएं जो हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, श्वसन नहीं करती, सांस नहीं लेती। निर्जीव वस्तुएं कौन सी हैं? टेबल हो गई, चेयर हो गई, दीवार हो गई। ठीक है,
या कोई भी ऐसी चीज जिसमें जीवन नहीं है, ठीक है, निर्जीव, उसको निर्जीव वस्तु कहते हैं, वो कभी सांस नहीं लेती। ऑप्शन ए की यहां पे करेक्ट हो जाएगा, औरों को देखने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 की तरफ। क्वेश्चन 28, मानव आहार में चावल निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत होता है? जो चावल होता है वो किसका प्रमुख स्रोत होता है? वो होता है, किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख स्रोत होता है आपका चावल। और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? ये आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं। शरीर को क्या करते हैं? देते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? शरीर को ऊर्जा देते हैं। ठीक है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या कर, कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा देते हैं। ठीक है। प्रोटीन का आपने नाम सुना होगा कि भाई शरीर के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये शरीर की वृद्धि में काम आता है। ठीक है। शरीर की वो बहुत ज्यादा जरूरी है, रेस्पॉन्सिबल है शरीर की वृद्धि के लिए। ठीक है। और जो वसा है, जो फैट है, वो शरीर में जो है वो एनर्जी देता है। फैट क्या करता है? एनर्जी, शरीर में जो है वो ऊर्जा का संचार करता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे। क्वेश्चन 29, प्रबल परिवर्तन के एक वयस्क में परिवर्तन को खालिस्तान कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका कायांतरण। क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फोसिस, जिसको बोलते हैं कायांतरण। देखिए, तितली और मेढक में जो है वो कायांतरण जो है वो होता है। ठीक है। इन दोनों में मिलता है। इसमें जो लार्वावस्था से वयस्क बनने में शारीरिक ठीक है, जैसे मेढक का जो टेडपोल होता है वो भी धीरे धीरे वयस्क मेढक जो है वो बनता है भाइयों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 30। 30 है, जब हम हवा भीतर खींचते हैं तो हमारे नथुनों से होती हुई खालिस्तान में चली जाती है। किस में जाती है? बताइए। जब हम से, तो ये हमारे नाखूनों से होती हुई, जो नाक में जो होते हैं नाखून उनको बोलते हैं, वहां से होती हुई कहां जाएगी? तो वो जाएगी आपकी नासा गुहा में, नेसल कैविटी, उसके अंदर है, नासा गुहा होती है और उसमें वो चली जाती है भाई साहब। ठीक है। जो श्वसन की प्रक्रिया अगर हम बात करें तो वो नाक से शुरू होती है, उसके बाद नासा गुहा में जो है वो चली जाती है, और नासा गुहा जो है और उसको नम बनाती है, और इसके बाद वो किस में चली जाती है? श्वास नली में चली जाती है। ठीक है। श्वास नली के बाद वो फेफड़ों में चली जाती है, और फेफड़े जो हैं वो गैसों का आदान प्रदान है। फेफड़े जो होते हैं, फेफड़े वही क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या करते हैं? CO2 को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मैथ का क्वेश्चन आ गया भाइयों। ठीक है। इस बोल रहा है 15 + 23 - 62 जमा 53 का मान क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लो। ठीक है। कैसे जोड़ोगे? जैसे आपको जोड़ना है, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 1 हासिल लगा, 1 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। 91 से क्या घटा दो? 62 घटा दो। 91 से 62 घटा दो। जब घटाओगे 1 से 2 जाएगा नहीं, 1 हासिल ले लोगे, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और यहां 8, 8 में से 6 गया तो 2, तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? 29 हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहां पे करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है। ऑप्शन 2 यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32। 32 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 32, 0.23 प्लस में 0
1.21 का मान क्या होगा? सिंपल जोड़ना है आपको, ठीक है, सिंपल जोड़ना है। 0.23 प्लस में 0.68.21 इसका मान पूछा है। तो 8 और 3 11, 1 12, 2 हासिल लगा, 1 2 और 1 1 और 2 3, 6 और 3 9 और 2 11, 1 और 1 और 1 2, 2.12 इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, सीधे सीधे जोड़ के सवाल, इतने आसान सवाल दिए हुए हैं पेपर में कि पूछो मत। सवाल भी पेपर में आते हैं भाई अग्निवीर के में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जोड़ करा के दिखाता है, क्या आप जोड़ कर सकते हो या नहीं? जोड़ घटा भाग गुणा, ठीक है। अब आप सोच लो कि वो सिलेक्शन की क्या उम्मीद लगा सकता है? क्या वो सिलेक्शन कभी ले पाएगा? अगर वो जोड़ गुणा घटा और भाग के सवालों को नहीं कर पाएगा, उस पोस्ट के लिए हकदार है? बिल्कुल नहीं है भाइयों। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको करने ही होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। यदि ए और बी का HCF 6 है, 36 है, तो ए गुना बी का मान क्या होगा? बताइए। तो भाई साहब सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला लगेगा कि देखिए, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? ए और बी, इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो HCF गुना में LCM, मतलब महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो ए गुना बी क्या हो जाएगा? हमें HCF यानी कि महत्तम समावर्तक दे रखा है 6 और लघुत्तम समावर्तक दे रखा है 36। तो ए गुना बी क्या हो जाएगा? 36 छिक्के 216 हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुना करके देख लेना भाई, 216 ही आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा है? औसत पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? औसत आपसे पूछा है। 18 16 23 29 और 19 का औसत आपसे पूछा है। ठीक है, इनका औसत बताइए, इनका औसत क्या होगा? सबसे पहले क्या करना है, औसत जो है, औसत को कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं कि कुल योग और बटे में कुल संख्या, कुल योग बटे में कुल संख्या, यही है। तो कुल योग के लिए हमें कुल जोड़ देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा संख्याएं कितनी है। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं, तो बटे में 6 आ जाएगा, पहली चीज। दूसरा, इनको जोड़ लो तो 15 और 18 कितने होते हैं आपके? 33 हो गए। 33 और 16 कितने हो गए आपके? 49 हो गए। 49 और 3 जोड़ आपके 72 हो गए। 72 में जब आप अब 30 जोड़ो 72 में, ठीक है, 72 में जब आप 30 जोड़ोगे फिर एक घटा दो। ठीक है, 72 और 30 कितने हो गए? 102, 101 और 19, 120 हो गए। 120 इनका जोड़ आ गया। ठीक है भाइयों, ऐसे जोड़ते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे जोड़ने में कि भाई मैं तो ऐसे ही जोड़ूंगा 15 29 19, तो भाई ऐसे जोड़ लो। ठीक है, तो 6 से जब 120 को काटोगे तो 6 दूनी 12 और जीरो की जीरो, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आएगा भाइयों? 20 आएगा, जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही जोड़ सकते हो आप इसको। जो बच्चा थोड़ा भी मैथ में कैलकुलेटिव जो है वो है, सीधा जोड़ लेगा। 15 18 33, 33 16 49, 49 23 आपका 72, 72 29 101, 101 19 120। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35। श्री जो ने 6 सदस्यों की औसत आयु की गणना 6 सदस्यों की आयु का योगफल क्या है? ठीक है, तो 6 सदस्यों की
6 सदस्यों की औसत आयु कितना बताया? उसने बताया 6 सदस्यों की औसत आयु बराबर है 58 वर्ष। कितनी है? 58 वर्ष। तो 6 सदस्यों की कितनी होगी भाई कुल आयु? वो होगी 58 गुना में 6, क्योंकि ये तो औसत थी। अब टोटल कितने थे? 6 सदस्य थे, तो 58 थे 48, 8 4 6 पंजे 30 4 34, 348 वर्ष जो है इसका उत्तर आ जाएगा। उनकी सभी की जो कुल आयु है वो 348 होगी। औसत आयु का मतलब समझ, मतलब होता है सभी की 58 58 है। इसकी भी 58, ठीक है, इसकी भी 58, इसकी भी 58, इसकी भी 58, इसकी भी 58, और अब कितने व्यक्ति हो गए? पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो आप या तो 6 से 58 की गुना कर लो या 58 को 6 बार जोड़ लो भाई, उत्तर यही आना 348 ही। ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुल योग जो होता है वो होता है औसत गुना में जितनी संख्याएं हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 का मान क्या होगा? तो मैंने आपको बताया जहां आपको प्रतिशत दिख जाए वहां पे बटे में 100 कर देना। तो देखिए 300 और का मतलब होता है गुना, इस प्रतिशत को हटा के क्या लिख दोगे? बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब 6 तिया 18, 180 में से 6 गए 174, इसका उत्तर आ जाएगा 174 उत्तर इसका। ठीक है भाइयों, देखिए मेरे गुना करने का तरीका अलग है, आप सीधा इसको गुना कर सकते हो। 58 गुना में 3, 3 अट्ठे 24, 4 2, 3 पंजे 15 और 2 17। इसको 58 नहीं मान रहा मैं, इसको मानता हूं 60। सीजीएल वाले बच्चों को इन कैलकुलेशन को मैं कराता हूं। 58 की जगह मानो 60, 6 तिया 18, 180 हो गया। अब यहां पे जो है 6 घटा दो, 180 में से 174 आ गया उत्तर। ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेशन सिर्फ एसएससी वाले बच्चों के लिए है, आप जो है वो मैनुअल तरीके से ही करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएल में समय नहीं होता और इस बार तो सेक्शनल टाइमर और लगा दिया भाइयों। ठीक है, सेक्शनल टाइमर लगा दिया, 15 मिनट दिए हैं प्री में 25 क्वेश्चन करने के लिए, 100 क्वेश्चन के लिए, और मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए 15-15 मिनट का टाइम दिया है 25-25 क्वेश्चन करने के लिए। देख लो आप कितनी स्पीड चाहिए। ठीक है, इसलिए सीजीएल में इस तरह के जो है जाता है, किया नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। ए रेशियो बी बराबर 3:4, बी रेशियो सी बराबर 12:8, तो ए बी सी किसके बराबर है? सबसे पहले आप लिखिए ए रेशियो बी। ए रेशियो बी है आपका 3:4। ठीक है, ये है 3:4। फिर आप लिखिए बी रेशियो सी। अब बी रेशियो सी कितना है? 12 रेशियो में हमारा 8। अब देखिए यहां पे तो बी 4 है और यहां पे भी 12 है। आपको करना क्या है? इस 12 को कहां लिख लो आप? यहां पे लिख लो 12 को। एक तो ये तरीका है। और इस 4 को कहां लिख लो? यहां पे लिख लो। ठीक है, यहां पे लिखते हो। अब हमें पूछा ए बी और सी का अनुपात। अब इनकी गुना कर दो, 4 तिया 12, रेशियो में 12 चौक 48, रेशियो में 12 अट्ठे 96। अब इनको काट दो। ठीक, कैसे काटोगे बताओ भाइयों? ये ऐसे नहीं होगा, इसको देखिए ऐसे कर सकते हैं। देखिए भाइयों इसको देखते हैं, ए रेशियो बी जो है वो है 3:4। ठीक है, जो है वो दिया हुआ है आपका 12:8। अब देखिए यहां पे जो बी है, बी यहां पे भी है और बी यहां पे भी है, लेकिन यहां पे बी का मान 4 है, यहां पे बी का मान 12 है। बी पे भी एक जगह बी का मान जो है वो सेम करना पड़ेगा।
जैसे नीचे देखो आप b का मान यहाँ 12 है, तो यहाँ पे भी हमें 12 करना पड़ेगा, और 12 करने के लिए हमें 3 से इसको गुना करना पड़ेगा। तो a/b जो है दोनों की गुना होगी, 3 तिया 9। इसका मतलब a की वैल्यू 9 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई, 12। अब a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 12 है, यहाँ b की वैल्यू 12 है और c की 8 है। हमसे पूछा तो c, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है बताइए, 9 है, b की वैल्यू क्या है, 12 है, और c की वैल्यू क्या है, 8 है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 9, 12, 8। ऑप्शन किसमें दिया हुआ, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछता है 12, 18, 20 का होगा। ठीक है, 12, 18, 20 का देखिए, ये है आपका चतुर्थनुपाती पूछा है, तो 12 बटे में 18 बराबर हो जाएगा 20 बटे में, ठीक है, डी मान लो। अब डी को इधर ले जाओ और इस पूरे को क्या है, इसको इधर ले आओ, तो डी बराबर हो जाएगा 20, तो यहां पे था ही, ये जो 18 है ये गुना में चले जाएगा, और 12 क्योंकि जो गुना में होता है वो भाग में चला जाता है, और जो भाग में होता है वो गुना में चला जाता है। 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से 20 को काट दो 10 बार, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाइयों। क्वेश्चन नंबर, कल के पेपर में भी ये सवाल था, लेकिन उस पेपर में जो मूलधन था वो 2200 रुपए था, यहां पे 1200 दे दिया है। ठीक है, अब अगर देखिए इसको उड़ाना होगा 25, और 25 से जब 12 गुना करोगे, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 5 30, 300 इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन यहां पे हमें मूलधन क्या दिया हुआ है, 1200 रुपए। ठीक है, दर कितनी दी हुई है, 5%। समय कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। और हमसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज। क्या पूछा है, साधारण ब्याज का सीधा सीधा सूत्र लगाओ, मूलधन गुना दर गुना में समय, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाइयों। ठीक है, मूलधन क्या है, 1200, समय क्या है 5, और बटे में क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे। ठीक है, अब 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300, 300 इसका उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्याज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है, देखिए जो साधारण ब्याज है उसमें जो ब्याज की दर है वो 5% वार्षिक है, मतलब लगेगा। तो दूसरे साल में भी 5% लगेगा, तीसरे में भी 5% लगेगा, तो 5 वर्ष तक क्या 5-5% लगता रहेगा। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 5 गुना 5, 25% ब्याज हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा ब्याज। और हमसे ब्याज ही पूछा है ना, तो 25% किसका, 1200 का। और 25% का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, चौथा हिस्सा। तो इसका चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा, 300 रुपए। इसका चौथा हिस्सा क्या होगा, 300 रुपए। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रतिशत की जगह बटे में क्या ले, 12 पंजे 60, जीरो हासिल लगी 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन, ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। ठीक है, अरुण 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, दूरी तय करने में लगे। यहां पे भाइयों आपका ए है, यहां पे आपका बी है, ये ए है ये बी है। दूरी कितनी, किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, चल कौन रहा है इसमें, अरुण चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो चाल कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है, तो 120 किलोमीटर कितने में जाएगा, एक 4 घंटे में। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन आप क्या कर सकते हो, जो समय है भाग में चाल, ठीक है, आप सूत्र से ही करो, दूरी भाग में चाल। दूरी कितना है, 120 किलोमीटर। चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जीरो से जीरो, 3 से, तो 4 घंटे जो है इसका उत्तर आ जाएगा भाइयों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा जहां ए और बी शून्येतर संख्याएं हैं, मतलब नॉन जीरो नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसका हमें पूछा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी इसका भी होल स्क्वायर। इसका उत्तर मैं आपको 1 सेकंड में इसका उत्तर 1 सेकंड में बता सकता हूं मैं आपको कि इसका उत्तर पहला होगा। क्या होगा, पहला इसका उत्तर होगा देखते ही, लेकिन सॉल्व कराऊंगा। इसका सूत्र क्या होगा, ए स्क्वायर में 2ab प्लस में इसका सूत्र क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब 2ab से 2ab कट जाएगा। ठीक है, अब यहां से जोड़ो, क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से जोड़ो तो हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब यहां पे दो आप कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन सा है, यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा भाइयों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यदि एक घर और एक बगीचे की कुल कीमत 51 लाख रुपए है, बगीचे की कीमत घर की कीमत की 5/12 है, तो बगीचे की कीमत अब यहां पे हम लिखते हैं कि बगीचे की कीमत जो है वो घर की कीमत का 5/12 है। 5/12 है किसका, घर की कीमत, ये घर की कीमत हो गई। अब इस घर को क्योंकि यहां गुणा में है, मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये भाग में आ जाएगा, इसको इधर लाऊंगा बराबर से तो ये भाग में आ जाएगा। तो बगीची की कीमत और बटे में क्या हो जाएगी, घर की कीमत, कितना हो जाएगा, 5/12। अब मैं इसको x मान सकता हूं, तो घर की कीमत हो जाएगी 12x। तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल कितनी हो जाएगी, 17x। कुल कीमत कितनी हो गई, कुल कीमत हुई मेरी 17x। x का मान कितना दे रखा है, 51 लाख रुपए। तो x का मान क्या हो जाएगा, 17 ते 51 3 लाख रुपए। और मुझसे पूछा क्या है, बगीचे की है 5x है। ठीक है, तो यहां पे x की जगह क्या रख दूंगा, 3 लाख, कितना हो जाएगा, 15 लाख। 15 लाख हो जाएगी आपकी बगीचे की कीमत। अगर घर की पूछे तो 12 लाख हो जाएगी भाइयों। ठीक है, किसी की भी पूछ ले सबकी बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बराबर 60 है, कोण सी बराबर 90 है, एक त्रिभुज के अंत कोण है, तो तीसरा कोण क्या होगा। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये दे रखा है आपको 60 डिग्री, ये दे रखा है आपको 90 डिग्री। दोनों का योग 180 होता है, तो ये कितना बचा, 60 और 90 150, तो यही हो गया। तो 180 करने के लिए कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, E प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री के। कोण ए का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, कोण बी हमें निकालना है, कोण सी का मान दिया हुआ है 90 डिग्री। बराबर दोनों को जोड़ लो तो कोण बी प्लस में हो जाएगा 150 डिग्री, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, कोण बी का मान क्या हो जाएगा, अब इस 150 को इधर ले जाओ, इधर जब लेके जा,
ठीक है, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 180 घटा 150, 30 डिग्री। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो भाइयों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। परिमाप 48 सेंटीमीटर है और उसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है भाइयों? 2 गुना में लंबाई जमा में चौड़ाई, यही होता है। और ये क्या दे रखा है हमें? ये दे रखा है 48, और हमें बताया एक, ठीक है, एक भुजा क्या है? 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए, तो लंबाई एल में लिख लेता हूं, लंबाई जमा चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 48 बटे में 2, यानी कि 24 हो जाएगा। ठीक है, और हमें एक भुजा दे रखी है 8, तो एल जमा में तो 24 हो जाएगा। तो लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी? 24 घटा में 8 बराबर 16। ठीक है, 16 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो जाएगी। उसकी जो चौड़ाई है, जो एक भुजा है, वो 8 से, तो हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ये 16 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 16 गुना में 8, कितना हो जाएगा? 8, 28 हो जाएगा उत्तर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है? ऑप्शन 4 में है। ठीक है, मैंने कैसे किया? 16 अट्ठे 128 होते हैं, 16 अट्ठे कितने होते? गुना करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 45। एक घन है भाइयों, एक घन है जिसका शीर्ष खुला हुआ है, जिसका शीर्ष जो है वो खुला हुआ है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 245 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि घन को बंद कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए, जो घन होता है, घन, मैं आपको घन बना के यहां पे दिखाता हूं। जो बॉक्स हो लीजिए, कोई भी बॉक्स ले लीजिए, वो भी क्या होता है? घन होता है। ठीक है, तो घन की क्या है? 6 भुजाएं होती हैं। या कोई कमरा मान लीजिए, आप अपना कमरा, जिस कमरे में आप रहते हो उसी को मान लीजिए। ठीक है, तो उसमें देखिए 6 जो हैं आपके पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं उसमें? 6 उसके पृष्ठ होते हैं। कैसे? एक नीचे एक ऊपर। ठीक है, 2 लेफ्ट राइट जो बचे हुए हैं, एक सामने हुआ, एक पीछे हुआ, एक लेफ्ट राइट हुआ। ठीक है, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, कितने हुए? 6 फलक उसके होते हैं। तो उसने बोला है जो ऊपर वाला है हुआ है, अगर छत आपके कमरे की खुली हुई है तो बचे कितने? 5। पांचों का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 245। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं। और ये जो घन होता है, ये बराबर होते हैं क्योंकि इसकी भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, इसको मैं लिख सकता हूं 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5 पृष्ठ, और ये 6 पृष्ठ। ठीक है, तो 5 का हुआ है, 5 का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 245, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं तो में 5, और 5 से इसको काटूंगा, 5 चौक 20, 5 नाम 45, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब वो बोल रहा है कि भाई यदि घन को बंद कर दिया जाए, मतलब ऊपर से छत भी लगा दी, 6 पृष्ठ। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 6 पृष्ठ, और वो 6 पृष्ठ का क्या बच जाएगा? घन। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक का क्या है? 49 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 6 नाम 54, 4 5, 6 चौक 24, 5, 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। 294 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 का। ये जो सवाल है, ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। जब भी घन का सवाल आए, आप मान लेना जिस कमरे में आप रह रहे हो वही घन है, बस उसकी चारों भुजाएं बराबर, उसकी सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है
46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक निश्चित कक्षा में विकास की रैंक जो है नीचे से 12वीं है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब विकास है, यहां पे विकास है, क्योंकि इसकी रैंक जो है ऊपर से 19वीं रैंक है। इसका मतलब ऊपर इसके कितने बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं, यानी कि 18 विद्यार्थी इसके ऊपर हैं। ठीक है, ये कौन सा है, 19वां है, तो इस विद्यार्थी हो गए, ये 19वां है। अब बात कर लेते हैं नीचे से 12वीं है, इसका मतलब इसके जो नीचे हैं वो कितने विद्यार्थी हैं, 11 विद्यार्थी हैं, क्योंकि 12वां तो ये खुद ही है। अब आप एक नीचे 11 विद्यार्थी हैं, ठीक है, इसके नीचे 11 विद्यार्थी हैं, इसके ऊपर 18 विद्यार्थी हैं, और एक विद्यार्थी ये खुद है। ठीक है, खुद एक विद्यार्थी है, तो ऊपर ही हुए, एक खुद है और 11 विद्यार्थी नीचे हुए, तो 11 एक 12 और 18 30 विद्यार्थी कुल हुए कक्षा में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, इनमें फॉर्मूला आप सोचो कि आप या जो विकास है वो 19वां आया ऊपर से, इसका मतलब 18 उससे ऊपर होंगे, 19वां वो खुद है, और वो नीचे से आया आपका 12वां, तो 11 उससे नीचे हो, नीचे हुए, कितने हुए, 29, और एक वो खुद है, तो वो कितने हो गए, टोटल 30 हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 47 बोल भाषा में पृष्ठ को IRPTSE कहते हैं, ठीक है, के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और मोबाइल को ELE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में फ्लोवर को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए, मैं यहां पे आपको लिख के दिखा रहा हूं, पी पृष्ठ को क्या लिख दिया, IRPTSE। दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा है मोबाइल, मोबाइल BOMELI, ये लिख दिया। अब बोल रहा है उसी भाषा में फ्लोवर को कैसे लिखा जाएगा। तो आप पे जो पहले 3 लेटर हैं, पहले 3 जो लेटर हैं, जो आखिरी 3 लेटर हैं, उनको देखिए, यहां पे पहले 3 लेटर का जो है इंटरचेंज कर दिया और बीच वाले को सेम पे रखा गया। सेम लास्ट में टी को पहले और एस को सेम उस पे रखा गया। 2 भागों में लेटर को तोड़ लिया, MOBILE। अब MOB का B पहले ले आए, M लास्ट में ले गए, O को वहीं पे ले गए, L को वहीं पे रहने दिया, E को पहले ले आए। ऐसे ही फ्लोवर में होगा, 3-3 के 2 भाग बन जाएंगे। सबसे पहले O आ जाएगा, L वहीं पर रहेगा, और सबसे लास्ट, ठीक है, R सबसे पहले आ जाएगा, E वहीं पे होगा, और W सबसे लास्ट में चला जाएगा दोस्तों। तो OLFREW जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 पे। ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगाने की जरूरत होती है आपको। क्वेश्चन नंबर 48, यदि शब्द कॉपीराइट के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ये क्वेश्चन पिछले मॉक टेस्ट में भी था, उससे पिछले मॉक टेस्ट में भी था, क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जाएगा भाइयों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जाएगा। कर लेते हैं इसको, मैं लिख लेता हूं कॉपीराइट, COPIRIGHT, ठीक है। अब इनके लेटर की प्लेस लिख लेता हूं, C आता है 3 पे, O आता है 15 पे, I आता है 25 पे, R आता है 18 पे, I आता है 9 पे, G आता है 7 पे, H आता है 8 पे, और T आता है 20 पे। सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा, तो सबसे पहले C है, तो यहां पे मैं C को लिख दूंगा, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिए इन सभी में छोटा कौन है, 7 है, तो 7 यहां पे मैं G को लिख दूंगा। उसके बाद कौन है, 8 है,
तो फिर मैं बाद कौन है, नो है, तो फिर मैं आई को लिख दूंगा। अब देखिए इसमें से 15, 16, 25, 18, 20, इसमें से छोटा कौन है, ओ है, तो मैं ओ को लिख दूंगा। फिर किसको लिखना पड़ेगा, मैंने पी को लिख दिया। उसके बाद 18, 18 पे कौन है, आर, आर लिख दिया। उसके बाद 20, टी लिख दिया। और लास्ट में क्या आएगा, 25, वाई लिख दिया। ये मैंने इंग्लिश पुनर्व्यवस्थित कर दिया, रीअरेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले सी आएगा, फिर जी आएगा, फिर एच, फिर आई, फिर ओ, फिर पी, फिर आर, फिर टी, फिर वाई। ठीक है भाइयों, अब देखो जो ऐसे हैं जो अपनी उसी पोजीशन पे हैं जिस पे पहले थे। तो देखिए एक तो सी हो गया, सी उसी पोजीशन पे है जिस पे था। ठीक है, ओ उस पे नहीं है, पी, आर, वाई भी नहीं है, आर भी नहीं है, आई भी नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी अपनी पोजीशन पे नहीं है और टी भी नहीं है। तो ऐसा केवल एक ही लेटर है, ऑप्शन 2 यहां पे करेक्ट हो जाएगा। केवल एक ऐसा जो है वो अक्षर है जो अपनी पोजीशन पर है और वो कौन है, सी है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए भाइयों, निम्नलिखित संख्याओं संख्या श्रृंखला में बाएं से दाएं ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले 9 होना चाहिए और वो जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, मतलब ऑड संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और उस तो 9 को देख लीजिए, 9 के बाद क्या होनी चाहिए, ऑड संख्या होनी चाहिए, बस ये देख लीजिए आप। तो ये 9 नहीं है। फिर दूसरा तो देखिए ये भी नहीं है, ये है एक, एक ये मिल, देखिए एक ये मिल गया, ये भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, विषम संख्या चाहिए। ये कौन सी है, सम है, 4 कौन सी है, सम। तो ऐसे कितने हैं बता, एक ये हुआ और एक ये हुआ, कितने हैं ऐसी संख्याएं, 2 संख्याएं, ऑप्शन 3 यहां पे करेक्ट हो जाएगा। एक 3 है और एक 5 है जिसके पहले 9 भी है भाइयों। चलते क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है भाइयों। बताइए। देखिए मैं इनको लिख, गोल्ड, गोल्ड को लिख लिया ई एम जी बी, फूड, फूड को लिख दिया डी एम एम बी, लाइक, लाइक को क्या लिखेंगे, मैं यहां लिख लेता हूं जी ओ एल डी। गोल्ड को क्या लिख, जे बी। अब मुझे इसका उत्तर जो है वो सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन मैं आपको यहां पे करके दिखाऊंगा। फूड को दे रखा है डी एम एम बी, लाइक को पूछा है। अब देखिए आप, अब जो जी है ये 7 पे है और ई जो है वो 5 पे है, तो 2 लेटर घट रहे हैं। ऐसे ही ओ 15 पे, यहाँ पे भी 2 लेटर घट रहे हैं। एल 12 पे है, जे 10 पे है, यहाँ पे भी 2 लेटर घट रहे हैं। डी 4 पे है, बी 2 पे है, यहाँ पे भी 2 लेटर घट रहे हैं। सेम ऐसे ही ये 6 पे है, ये 4 पे 2 लेटर पे है, ये 13 पे, यहाँ पे भी 2 लेटर घट रहे हैं, यहाँ पे भी 2 लेटर घट रहे हैं और यहाँ पे भी 2 लेटर घट रहे हैं। तो यहाँ पे भी 2-2 लेटर घटने चाहिए, यहाँ पे भी 2-2 लेटर क्या होने चाहिए, घटने चाहिए। वो है, ये 11 है और ये 5 है, तो 12 में से 2 गए तो 10, 10 पे आता है जे। 9 में से 2 गए तो 7, 7 पे आता है जी। 11 में आता है, 5 में से 2 गए तो 3 सी आता है। जे जी आई सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जे जी आई सी ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये थे केदार 50 क्वेश्चन। मॉक टेस्ट नंबर 7 जो है हमने जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर दिया है। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत बारीकी से समझा है, पूरी एक एक क्वेश्चन को यहां पे देखा है दोस्तों।
ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एक एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के लिए भाइयों इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए हमारे आर्मी अग्निवीर जीडी के सैंपल पेपर्स, जिसमें आपको पूरी तैयारी जो है वो बिल्कुल सटीक, एक एक क्वेश्चन को उससे रिलेटेड क्वेश्चनों के साथ समझाया जा रहा है ना। और सारे पेपर जो हैं उनको अपडेट करके, जो करंट के क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल जो अभी के पे डाल के आपके पेपरों को तैयार यहां पे किया जा रहा है। ठीक है, तो भाइयों आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जो है उसको भी देख सकते हैं। आप सैंपल पेपर की एक प्लेलिस्ट जो है हमने बना रखी है, उसमें सारे सैंपल पेपर जो है वो आपके ऐड किए हुए हैं। अभी तक हमने 7 सैंपल पेपर किए हैं। टोटल इसके एसएससी जो आपका, इसके टोटल 30 पेपर जो है वो मैं इसमें कराने वाला हूं सीरीज में। ठीक है, तो आप बेचिंता रहिए। सारे क्वेश्चन पेपर जब तक आपका जो एग्जाम है, जब तक जितने सैंपल पेपर हो को आप करके जाइए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को मैं इसमें करवा ही रहा हूं। आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल रिफाइन तैयारी हो जाएगी भाइयों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट आपके सैंपल पेपर तो लगे रहिए, बने रहिए, तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन की ओर अपना कदम बढ़ाते रहिए। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा तो हमें भी खुशी मिलेगी। देखिए सिलेक्शन उसी का होगा, ठीक है, हम तो आपको सिर्फ ये बता सकते हैं आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। बाकी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा दोस्तों। अपने अभी ये राइट टाइम है बिल्कुल पढ़ाई का, और पढ़ाई में लगे रहिए। अगर आपको नौकरी पाना है एज ए अग्निवीर तो बहुत अच्छा मौका आपके लिए है, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और जब आप सेना में 4 साल करके आओगे, या वहां अगर देखिए 2 ऑप्शन है, जब अग्निवीर करके आप सेना में सर्विस करोगे उसका एक अलग ही मजा है, सेना की नौकरी एक बढ़िया नौकरी है। दूसरा ऑप्शन, जब आप 4 साल करके वापस आओगे तो आप बहुत ज्यादा छूट जो है अग्निवीर के लिए वो दी हुई है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोटा की तरह आपको मिलेगा, कहीं पे 10% है, कहीं पे 20% है, और दिल्ली पुलिस में तो वीरों के लिए, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है। ठीक है, तो आप जो है अग्निवीर की तैयारी कीजिए, आप अपने पेपर को जो है क्रैक करके आइए पेपर 8 में। जब तक के लिए बाय बाय भाइयों।